नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबरें। दमदार यूपी की मेरठ से इस वक्त की खबर आ रही है। आग से 2 की मौत हो गई है। गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग लगने से मां बेटे की मौत हो गई। घर के कई लोग आग में झुलस गए। पुलिस ने रेस्क्यू कर लोगों को निकाला। लिसाड़ी गेट इलाके का मामला। और निखिल हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, किस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है? आग की लपटें और धुएं का गुबार जो दिख रहा है वो भयंकर था। अजय, सबसे पहले न्यूज 18 इस खबर को दिखा रहा है अपने दर्शकों को कि किस तरीके से एक भयावह आग ने मां बेटे की जिंदगी ले ली है। एक गैस सिलेंडर में लीक हुआ था जिसकी चपेट में आकर आग लग गई और आग से दोनों के दोनों झुलस गए और अस्पताल में इन्होंने दम तोड़ दिया है। मैं आपको बता दूं कि मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के फरसल्लापुर के इलाके की घटना है, जहां पर एक महिला अपने भाई के घर भात नौतने के लिए आई थी, लेकिन यही काम उसे भारी पड़ गया। उसकी जिंदगी इसमें खत्म हो गई। घर में खाना बन रहा था उस समय, तब गैस सिलेंडर लीक कर गया। ये गैस सिलेंडर किस एजेंसी का है, क्या लोकल है या फिर HPCL या बाकी कंपनीज का है, ये जांच का विषय है। लेकिन गैस सिलेंडर लीक होने से बड़ा हादसा हुआ है। तेज धमाके के साथ आग लगी और दोनों के दोनों झुलस के मर गए। बड़ा हादसा लिसाड़ी गेट इलाके में मेरठ में, और आग ने जो रुख अख्तियार किया वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। निखिल, लगता है कि गैस सिलेंडर लीक से जो आग लगी इसने बचने का मौका नहीं दिया, आग बुझाने का मौका नहीं दिया। बिल्कुल, क्योंकि छोटा घर था और उसके सभी दरवाजे लगभग बंद थे। घर में खाना बन रहा था, अचानक गैस सिलेंडर लीक हो गया और उसके बाद धमाके के साथ आग लग गई। आग का जो बवंडर था वो जिन लोगों ने देखा वो अभी तक दहशत में है। और जिस तरीके से धुआं का गुब्बार न्यूज 18 अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है, तो उससे लगता है कि बहुत भीषण ही आग रही होगी उस समय जब ये लगी होगी। और दोनों के दोनों मार बेटा, 5 साल का बच्चा था महज, 40 साल की रेहाना थी, जो झुलस कर मर गए हैं वहां पर। और तो जिन लोगों ने मंजर देखा, आग ने किस तरह से भयंकर रुख लिया। आग गैस सिलेंडर से आग लगी, लीकेज से आग लगी और उसके बाद मां बेटे की इस पे मौत हो गई झुलस का मेरठ में। और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सीएम योगी आज पश्चिम बंगाल में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। बंगाल के मालदा में योगी की भव्य रैली हुई, जहां सीएम योगी ममता सरकार पर जमकर बरसे। योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे बोलने से भी रोका जाता है, दुर्गा पूजा पर रोक लगाई जाती है और ईद के मौके पर सरकार की ओर से सुविधाएं दी जाती है। ममता सरकार में तुष्टीकरण की नीति का बोलबाला है। योगी ने दावा किया कि 2 मई के बाद बीजेपी की सरकार आने पर टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगेंगे और गो तस्करी पर भी बीजेपी रोक लगाएगी। यहाँ पर जिस बंगाल ने आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं। मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है। और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं, और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, आज कुछ लोग हैं जो बंगाल के अंदर रह करके भारत की एकात्मता को चुनौती देने की मुद्रा में लगातार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए तुष्टीकरण की भेंट बंगाल को चढ़ा देना चाहते हैं। 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागिर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे
अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। तो आज तुष्टीकरण के खिलाफ जमकर गरजे योगी आदित्यनाथ, तो अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर प्रचार पर तंज कसा। कहा कि बांग्ला नहीं आती है और बंगाल में प्रचार कर रहे हैं। अब प्रचार करने जा रहे हैं केरला, जहां मलयालम भाषा नहीं जानते। प्रचार करने जा रहे हैं बंगाल, जहां बंगाली भाषा नहीं जानते। देश में कई प्रांत हैं, कई भाषाएं बोली जाती है, क्या सब एक दूसरे से नाता नहीं रखते क्या? ये भी सवाल है। और सवाल है कि योगी ने जो आज आईना दिखाया है तुष्टीकरण की नीति को लेकर के, कितना असरदार होगा वो बंगाल में, बिहार और हैदराबाद के बाद आज रात 8 बजे होगी महाबहस। और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बंगाल में कांग्रेस के कट्टरपंथी संगठन आईएसएफ से गठबंधन को गलत बताया है। और उन्होंने ट्वीट किया है कि कांग्रेस को किसी भी कट्टरपंथी संगठन के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि सवाल सत्ता का नहीं, उन सिद्धांतों का है जो पंडित नेहरू और गांधी ने स्थापित किए थे। ये अपने आप में बड़ी बात है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये ट्वीट बहुत कुछ कहता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा है कि कांग्रेस नेता ने कहा है कि बंगाल में कांग्रेस के कट्टरपंथी संगठन आईएसएफ से गठबंधन गलत है। ट्वीट किया है कि कांग्रेस को किसी भी कट्टरपंथी संगठन के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि सवाल सत्ता का नहीं, सवाल है उन सिद्धांतों का जो पंडित नेहरू और गांधी जी स्थापित कर गए थे। तो यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि एक तरफ तुष्टीकरण के विरोध में आज योगी आदित्यनाथ ने हमला किया है और दूसरी तरफ कांग्रेस इसी में लगी नजर आ रही है। किसका होगा असर बंगाल पर? आज रात 8 बजे महाबहस में जरूर जुड़िए। और एनकाउंटर में मारे गए गिरधारी लोहार के मामले में पुलिस कर्मियों को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने सीजेएम कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दिया है जिसमें कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों और अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। सीजेएम कोर्ट ने इस एनकाउंटर को लेकर डीसीपी ईस्ट इंस्पेक्टर विभूति खंड समेत एनकाउंटर में शामिल अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसे हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पलट दिया। यानी अब पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। दरअसल 15 फरवरी को गिरधारी लोहार उर्फ कन्हैया विश्वकर्मा पुलिस की अभिरक्षा से भागने की कोशिश में मुठभेड़ में ढेर हो गया था और इसे लेकर गिरधारी के परिजनों ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। गिरधारी के एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के लिए हाईकोर्ट से राहत की खबर है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने गिरधारी के एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज करने के सीजेएम कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। 15 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। सीजेएम कोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में चुनौती दी थी। सीजेएम कोर्ट ने इंस्पेक्टर विभूति खंड, डीसीपी ईस्ट समेत एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। 2 दिन बाद वो समय पूरा हो रहा था जब एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना था। इससे पहले 6 जनवरी को विभूतिखंड इलाके में मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसी मामले में एक आरोपी गिरधारी लखनऊ पुलिस की कस्टडी रिमांड में था। 15 फरवरी की रात 3 बजे पुलिस की कस्टडी रिमांड से भागने के दौरान गिरधारी की एनकाउंटर में मौत हुई थी। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी वापस भेजने की यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई। बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के दूसरे मामलों में व्यस्त होने के चलते आज सुनवाई टल गई। उधर यूपी सरकार के वकील करीमा प्रसाद ने कहा कि हमने कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल कर दिया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। पंजाब की जेल में बंद अपराधी मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश ट्रांसफर करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई कल होगी। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है कि उन्होंने मुख्तार अंसारी के मामले में लिखित जवाब
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर पंजाब और यूपी सरकार आमने सामने है। यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह बताया गया कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में गंभीर मामले दर्ज हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ ट्रायल चलाना बेहद जरूरी है और इसीलिए मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी में ट्रांसफर किया जाए। लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये बताया गया था कि मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ऐसे में वो यात्रा नहीं कर सकते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में देखना बेहद अहम होगा कि जब कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। कैमरामैन योगी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और हाथरस में हत्या की एक और वारदात सामने आई है। देखते ही देखते मामला सियासी रंग भी लेने लगा। मामले का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ले लिया है। आरोपियों पर एनएसए लगाने के आदेश दिए हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। मेरे पापा को गोली मारी, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार दी। हाथरस में एक और हैरान करने वाली घटना सामने आई। साल 2018 में यौन शोषण के आरोप में जेल जा चुके और अभी जमानत पर चल रहे एक आरोपी ने पीड़िता के किसान पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। हाथरस पुलिस ने बताया कि आरोपी गौरव शर्मा को 2018 में यौन शोषण केस में 1 महीने की जेल की सजा हुई थी। पीड़िता के पिता ने उसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया था और उसी का बदला लेने के लिए आरोपी ने लड़की के पिता की हत्या कर दी। पूरा मामला सासनी कोतवाली क्षेत्र के गाँव नोझिलपुर का है। सोमवार को गांव में एक मंदिर के बाहर आरोपी और पीड़िता के परिवार के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और आरोपी ने पीड़िता के पिता की गोली मारकर वहीं हत्या कर दी। मामले ने तूल तब पकड़ा जब पीड़ित लड़की का बयान सामने आया। पीड़िता ने रो रो कर इंसाफ की मांग की। कौन मेरे पापा को गोली मारी, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। कहाँ गाँव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो कहाँ के हैं? वो पैराइज इकोना रहता है अभी, इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 बता, प्यार से बता। घबरा मत, 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता। गोली मारी क्यों? क्या हुई थी? मुकदमा चल रहा है इनका। पहले उसने बदतमीजी करी बहुत पहले। आज वो खेत पे क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं थे, मेरे पापा गोली मार दी। खैर मामला सामने आने के बाद सीएम योगी ने तत्काल एक्शन लिया। हत्यारोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने के निर्देश दिए गए। बेटी ने 4 नामजद सहित 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नाम के व्यक्ति ने, जो कि गांव सोंगरा का रहने वाला है, अपने साथियों के साथ मिलकर एक 2.5-3 साल पुराने विवाद के चलते उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और कल रात्रि ही में अन्य सारी विधिक कार्रवाई पूर्ण की गई। पुलिस द्वारा बहुत सारी टीमें गठित की गई। 4 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में तुरंत रवाना की गई और नामजद जो 4 अभियुक्त हैं उनमें से एक अभियुक्त की रात्रि में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी शीघ्र कर ली जाएगी और पुलिस ने जो है परिवार को समस्त जो है सुरक्षा मुहैया कराई है। जानकारी के मुताबिक लड़की के पिता को गोली मारने से पहले दबंगों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी और जैसे ही लड़की का पिता खेत जाने के लिए निकला, दबंगों ने उसे घेर कर गोली मार दी। आनन फानन उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। हत्या का आरोप जिस पर लगा है उसका नाम गौरव शर्मा है और गौरव ने पीड़िता से 2018 में भी छेड़छाड़ की थी, जिसकी शिकायत मृतक ने पुलिस से की थी। हत्या की वारदात के बाद लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।
कमाल है, उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। खासकर महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है। एक बार फिर हाथरस में एक बच्ची के साथ छेड़खानी होती है, उसके पिताजी जाके एफआईआर करा देते हैं तो आरोपी को इतनी गुस्सा आ जाती है कि आरोपी उस बच्ची के पिताजी को गोली मार के हत्या कर देता है। उसको पुलिस का कोई खौफ नहीं, प्रशासन का कोई डर नहीं, सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। आप किसी के खिलाफ एफआईआर कराओगे तो आपको ठोक दिया जाएगा। इसके मतलब यहाँ ठोको नहीं चल रही। हत्या की इस वारदात के बाद से एक बार फिर हाथरस सुर्खियों में आ गया। पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली तक इस मामले की चर्चा है। वारदात में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी है। देखना होगा कि रोती बिलखती इस पीड़िता को इंसाफ कब मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुछ ही पलों में लौटते हैं और दमदार खबरों के साथ। मिस इंडिया रनर अप मान्या सिंह आज अपने गृह नगर कुशीनगर पहुंची। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर मान्या को फूल माला भी पहनाया और स्वागत किया। कुशीनगर के हाटा नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 में मान्या का परिवार रहता है, जबकि मान्या के पिता मुंबई में ऑटो चलाते हैं। इस दौरान मान्या सिंह ने कहा कि अगर हौसला है तो कामयाबी जरूर मिलती है। अब सिर्फ मान्या अपने लिए मिस इंडिया नहीं बनी है, सबके लिए बनी है और उत्तर प्रदेश के लोगों को प्राउड फील कराएगी आने वाले भविष्य में। ये मुकाम हासिल करने के लिए किन मुश्किलात हालातों का सामना करना पड़ा आपको? कोई भी मुकाम जिंदगी में हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें होती रहती। मैंने भी देखी और मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने वो स्टेज पे वो चीज़ यूज़ की। और कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला, लेकिन रात 8 बजे महाबहस।